This set up conference will a now be manufacturing recorded. plant in a remote area at a cost of rupees 250 million। कहता है कि उसने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक रिमोट एरिया में किया 280 मिलियन का। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ 8 years। परचेज कब किया जा रहा है? 1 जनवरी 2018 और अवेलेबल फॉर यूज है 1 अप्रैल 2018 को। तो अब सबको आइडिया हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करनी है, व्हेन प्लांट वाज परचेज्ड या व्हेन प्लांट अवेलेबल फॉर यूज। तो सबको आइडिया है इस बात का, और जिसको नहीं है आइडिया तो वो क्या है? अवेलेबल फॉर यूज। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जून 2018। ये हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम कमर्शियल प्रोडक्शन के स्टार्ट को नहीं देखते, हम देखते हैं जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है। फिर वो कहते हैं 1 जुलाई 2018 डीएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 120 मिलियन टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। आपको 1 जुलाई को गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। याद रखें, गवर्नमेंट ग्रांट की जो हम अमोर्टाइजेशन करते हैं वो करते हैं लिंक्ड विद एसेट। हमने इसकी डेट को कंसीडर नहीं करना एसेट के केस में, हमने ये कंसीडर करना है एसिड कब से इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे वैसा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ग्रांट के साथ होगा, उसी लाइफ पे डिवाइड होगा, उसी तरह से टाइम से मल्टीप्लाई होगा जिस तरह से एसिड होना है। The sanction letter status states that if DL ceases to use the plant in the remote area before 31st December 2021, DL will be required to repay the grant in full। कहता अगर आपने इस टाइम से पहले रिमोट एरिया से मूव किया तो सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तीसरा, 3 एसेट की बात की गई, हर एसेट को अलग अलग करेंगे। A warehouse was given on rent on 1 January 2018। कहता है जनवरी 1 2018 को हमने एक वेयरहाउस रेंट पे दिया। प्रीवियसली वेयरहाउस वाज इन द यूज ऑफ डीएल। कहता है पहले वेयरहाउस डीएल के इस्तेमाल में था, मतलब 1/1/2018 से पहले वो डीएल के इस्तेमाल में था, मतलब एसेट IAS 16 के अंडर था, वो एसेट को खुद इस्तेमाल किया जा रहा था एसेट का। On 1 January 2018 जिस दिन वेयरहाउस रेंट पे दिया गया, मतलब IAS 40 में जा रहे हैं हम, IAS 16 से IAS 40 में जा रहे हैं। The remaining useful life of the warehouse was 80 million and 16 years respectively। Fair value of the plant on various dates, जिस डेट को कन्वर्ट किया 104, पहले साल के एंड में 96, दूसरे साल के एंड में 115। DL uses cost model for subsequent measure for property, plant and equipment except specialized vehicle for which revaluation model is used। मतलब आपका एक एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, आपका एक एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, और एक एसेट आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है। 3 एसेट्स हैं। DL transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retain earning annual basis। गवर्नमेंट ग्रांटेड रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, ये उसने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बता दिया, दैट इज ट्रांसफर टू द करंट इनकम फ्रॉम ईच। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मॉडल उसने बता दिया फेयर वैल्यू मॉडल। क्लियर होगी बात? अब सवाल, किसी ने सवाल ना पढ़ा हो तो बता दें, क्योंकि सवाल पढ़ना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम हर एसेट को अलग अलग करेंगे, बट एक काम हमने करना है, फॉर्मेट इसका बना लेते हैं ताकि फॉर्मेट में हमें कोई टेंशन ना हो। फॉर्मेट हम बना लेते हैं ताकि फॉर्मेट में बस पुट करते जाए, वर्किंग हम अपनी मर्जी की करेंगे। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना मेरे भाई, और हर किस्म का एक्सट्रैक्ट बनाना है, सिर्फ SOCI या SOFP की नहीं बल्कि OCI का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे कंपनी का, फिर लिख लेते हैं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पहले बनाएं,
extract from statement of profit and loss, statement of for the year ended 31st December 2019। हमने विद कंपैरेटिव बनाना जरूर है, विद कंपैरेटिव जरूर बनाना है, बट नाम साल वही लिखते होते हैं जिस साल हमारे बात की गई हो, और पहले वही साल लिखते हैं, कंपैरेटिव उसके साथ लिखा जाता है। ठीक होगी बात। रुपीज इन मिलियन है, आपने अपने रजिस्टर में भी ऐसे ही बना लें फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, फिर अगले पेज के ऊपर या उसी पेज के नीचे आप हेडिंग देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि उसने इसका अलग से एक्सट्रैक्ट पूछा है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम for the year ended नहीं है। सर के अलावा सबको आवाजें आ रही हैं। तुझे क्या करना है? शुएब
ओए नहीं, अगर सर के अलावा सबको अदलान सबका चल रहा है तो फिर बातें ही कर लेते हैं। सैलरी वाली स्टार हाँ भाई सैब तो होमवर्क तो नहीं ना मिला था? कटप्पा शुएब साहब रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, बंदा करो। अस्तगफिरुल्लाह। देखो भाई, किसी के उल्टे नाम नहीं लेने चाहिए। सर फरहान ने आज क्या बताया था आप लोगों को? हाँ भाई, टेस्ट की तैयारी की है। आ जाए जरा, हम एसेट बाय एसेट चलते हैं कि जिस तरह से पहले एसेट की बात करते हैं, इसमें और कोई जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। पेपर में भी ये सबसे अच्छा तरीका होगा। 3 एसेट्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल पे है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन सबको अलग अलग डील करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। सबसे पहले आ जाए रिवैल्यूएशन मॉडल, दिमाग में रखें, और रिवैल्यूएशन मॉडल ही हम करते हैं। तो अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें और फजूल डिस्कशन से बाज आएं, ठीक है? कोई और अदर देन स्टडी डिस्कशन ना करें फिलहाल, ताकि कंसंट्रेशन किसी की खराब ना हो पाए हमारी, ठीक है? चलेंगे। 1 जुलाई 2017 को हमने 370 का एसेट खरीदा, डन। 10 साल लाइफ है, 30 मिलियन उसकी रेजिडुअल वैल्यू, ओके। रिवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 2018 को, मतलब पहली दफा रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2018 को ही 302 मिलियन, और फिर 2019 को ही 290 मिलियन। सिर्फ इस एसेट के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, गॉट इट। 1/7/2017 को हमने एसेट खरीदा था 370 मिलियन का। 31 दिसंबर 2017 को पहले डेप्रिशिएट हुआ। अपने अपने कैलकुलेटर सामने रखें जी मेरे भाई। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, क्या तरीका कार होगा? 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 2000 कितनी डेप्शन आ गई? 17। 370 माइनस 17 करें, कितना आंसर आ गया? और ये हम एसीए का कॉलम बनाया हुआ है हमने, 353। गॉट इट। फिर 31 दिसंबर 2018, सारे मिलके गौर से बात सुनिएगा, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है। पहले डेप्रिसिएशन, बाद में रिवैल्यूएशन, पहले डेप्रिसिएशन, बाद में रिवैल्यूएशन। गॉट इट। डेप्रिसिएशन ली 34 आएगी, क्योंकि 6 महीनों की अगर 17 है तो साल की ऑब्वियसली 34 आएगी। फार्मूला भी चाहे लगा कर दे सकते हो। हाँ जी, ये 34 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 2018 की। हाँ जी, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई? 319। 319 वाला एसेट हमारा 302 का हो गया। 319 वाला एसेट हमारा 302 का हो गया, मतलब 302। लॉस आया, सरप्लस आया? सर अपने क्या नाम लेते हैं, 2018 का तो देखा ही नहीं कि वो लॉस में था कि क्या नाम लेते हैं सरप्लस में था। हमने 2018 को ही देख रहे हैं, अभी 2018 ही है। ओके सर। ये 2018 का 31 दिसंबर है ना। लॉस आया 17 का सर। रीवैल्यूएशन लॉस 17 का आ गया, डन। अब हम अपने दोनों साल पूरे कर लेते हैं और हर चीज हमें आइडिया हो जाएगा। 2018 का साल पूरा हो गया, 2018 का साल कंप्लीट हो गया। अब 2018 के अंदर ये हमारा डेप्रिसिएशन पड़ी है,
ये हमारा लॉस पड़ा है, ये हमारे पास एसेट की वैल्यू पड़ी हुई है किस डेट की, 31 दिसंबर 2018 की। गॉट इट? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये बात सारी क्लियर होगी सबको? एसन 34 पूछ रहा है। एसन कमाल है यार आपकी, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन लिया हमने, 10 साल लाइफ है। ये पहले 6/12 से पिछले साल मल्टीप्लाई किया था, अब नहीं करेंगे। चले जी 2019 पे आते हैं। 6 महीने के ले लिए सर, पहले 6 महीने के ले लिया, फिर 9 साल 6 महीने नहीं रह गए फिर पीछे। 9 साल 6 महीने क्या मतलब, क्या कोई हाल नहीं तेरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन में कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है। और अगर 9 डिवाइड करोगे आंसर फिर भी 34 ही है। अगर 9.9.5 पे भी रिमेनिंग लाइफ पे भी डिवाइड करोगे तो आंसर फिर भी वही आता है। चले आ जाओ 2019 पे। पहले मैंने ना ये ऊपर स्टार भी लगा दिया, जो जो वैल्यू हमारी इस्तेमाल होनी है। ठीक है, अब 2019 पे जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2019। अब फिर साल के एंड पे एसेट रीवैल्यू है, बट हमने पहले डेप्रिसिएशन लेनी है, बाद में रीवैल्यूएशन करनी है। पहले डेप्रिसिएशन, बाद में रीवैल्यूएशन। अब हमने 302 को डेप्रिशिएट करना है। 302 को जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां पर डेप्रिशिएट करने लगा हूं। करना कैसे है? अब हमारी डेप्रिसिएशन क्या आएगी, 302 नई फेयर वैल्यू माइनस उसने कहा है रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई, डिवाइडेड बाय लाइफ भी चेंज नहीं हुई, तो रिमेनिंग लाइफ ले लेंगे। लाइफ चेंज होती तो नई लाइफ ले लेते, लाइफ चेंज नहीं हुई तो रिमेनिंग लाइफ लेंगे। 1.5 साल गुजर चुका है, बाकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, 8.5। तो बताएं जरा डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 302 माइनस 30, जो आंसर आएगा उसको 8.5 पे डिवाइड कर दीजिए। 32 एसेट डेप्रिशिएट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 270। और जो काम हमने इसके साथ रीवैल्यूएशन लॉस के साथ भी वही। हाँ जी स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हमने बुक वैल्यू के ऊपर क्यों किया डेप्रिशिएट? कौन बात कर रहा है? रेहान बात कर रहे हो? हाँ जी रेहान भाई, जब ऐसे रीवैल्यू होता है तो फिर बुक वैल्यू को छोड़ के जो उसकी फेयर वैल्यू है उसको आगे लेकर चलते हैं। हमने बुक वैल्यू फेयर वैल्यू को आगे लेकर जा रहे हैं। चले आगे चलते हैं। अब 270 वाला है सर, इसको भी 8.5 पे डिवाइड कर दो, रीवैल्यूएशन लॉस को 2 आएगा। काम वही करना है जो हम रीवैल्यूएशन मॉडल में करते थे, वही काम करना है जो हम रीवैल्यूएशन मॉडल में करते थे। अब 270 वाला एसेट हमारा हो गया 290 का। गॉट इट? 15 से लॉस खत्म हुआ, 5 से रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये एसेट हमारा कंप्लीट हो गया, इस एसेट की हर चीज ओके हो गई। अब चाहे इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लो, चाहे इसके लेजर बना लो, नोट्स बना लो, बट हमने एक्सट्रैक्ट बनाने। क्या कह रहे हो, कोई बंदा सवाल पूछ रहा था? ये रिपीट कर देना 290 वाला। 290 वाला तो ये फेयर वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर मेरे भाई, ये सवाल के अंदर गिवन है। 2019 में एसेट 290 का हो गया था, तो पहले हमने डेप्रिसिएशन ली, डेप्रिसिएशन लेने के बाद फिर रीवैल्यू किया, डेप्रिसिएशन 32 आई, रीवैल्यू करने के बाद एसेट की वैल्यू 290 आ गई। हमारे पास पहले लॉस पड़ा था वो खत्म हो गया 15 का, 2 का
सरप्लस रहे, सॉरी 5 का, 2 का क्यों, 5 का, क्योंकि 20 है ना टोटल डिफरेंस। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज आएगी भला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन 2018 में मैं बता रहा हूं, मैं कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो। 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 34 जाएगा और 17 जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। 2019 में ये इंटरेस्टिंग है, 32 डेप्रिसिएशन में जाएगा, 15 लॉस रिवर्स होगा और 5 रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। ऐसा ही है ना? जब हम एंट्री पास करेंगे, अगर हम एंट्री इसकी पास करना आपको बताएं, एंट्री यही पास होगी ना, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, सॉरी क्रेडिट, एसेट डेबिट होगा 20 से, रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हुआ 15 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ 5 से। तो 20 एसेट्स डेबिट हो रहा है, 15 रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स होने का मतलब, क्रेडिट होने का मतलब इनकम, क्रेडिट होने का मतलब इनकम, ओके की बात, और 5 रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब मैं सबसे पहले इसकी सारी बातें लिखने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। अदर एक्सपेंस की हेडिंग दो, अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन किसकी है? व्हीकल की, क्योंकि हम व्हीकल की बात कर रहे हैं। 2019 की डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की 32 और 2018 की हमने डेप्रिसिएशन फाइंड की 34। गॉट इट? फिर रिवैल्यूएशन लॉस 2018 में 17 का आया था और 2019 में कोई लॉस नहीं आया। कुछ लाइनें छोड़ दें ताकि बाकी एसेट्स की गेन या एक्सपेंस लिखेंगे, नीचे हेडिंग दे अदर इनकम की, और वहां लिखें रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स 15 से। खत्म होगी बात जनाब। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंप्लीट एक्सट्रैक्ट बन गया। दोनों सालों की डेप्रिसिएशन आ गई, एक साल लॉस आया था वो लिख लिया, अगले साल लॉस नहीं आया था। गॉट इट? रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ लिखेंगे? सरप्लस हम ओसीआई में लिखेंगे। इधर आ जाओ जरा, सरप्लस भी आ जाओ। ये ओसीआई का बना रहे हैं ना, ये चेक करो। यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस, और किसकी अमाउंट है रिवैल्यूएशन सरप्लस? व्हीकल। 2018 में कुछ नहीं था, 2019 में 5 का आ गया। 2018 में रिवैल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं, 2019 में 5 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। डन? ये सारी चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूं, यहां पर आ जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मुझे जरा गौर से बात बतानी है आपने भी। क्या साल के एंड में जब एसेट रीवैल्यू होता है उसके बाद भी वो डेप्रिशिएट होता है या नहीं? आप मुझे बताइए कि जब एसेट
साल के एंड में रीवैल्यू होता है, वो डेप्रिशिएट पहले भी हो चुका होता है पहले ही, तो उसको दोबारा रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं होती। तो आप जब जब साल के एंड में ऐसे रीवैल्यू हो डायरेक्ट लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसेट उस साल तो फिर दोबारा डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे नॉन करंट एसेट की या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और लिखेंगे व्हीकल। 2018 के एंड पे आपको याद होगा वो 302 मिलियन का था, 2018 के एंड में 302 मिलियन का था, और 2019 के एंड पे 290 मिलियन का था। बात समझ लगी ना, क्योंकि इसके बाद वो एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं। रीवैल्यू हाँ, साल के शुरू में अगर एसेट रीवैल्यू होता ना तो उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करते। जब साल के एंड में होता है ना, एसेट लेजर बनाकर देख लो, एक्सट्रैक्ट बना के देख लो, नोट्स बनाकर देख लो, साल के एंड की यही वैल्यू आएगी। सर क्या कहना चाह रहा है तू शख्स? सर ये 2019 में हम 270 से नहीं लिखेंगे? 270 क्यों लिखेंगे मेरे भाई? जरा गौर फरमाए, अपनी वर्किंग चेक करें जाके, जरा अपनी वर्किंग चेक करें। 2019 क्या है? सॉरी क्या कह रहे हो? एसेट्स को हम ओवरस्टेट तो नहीं करते सर? एसेट फेयर वैल्यू ओवरस्टेट की बात ही नहीं हो रही मेरे भाई। मार्केट में एसेट को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप एसेट डेबिट नहीं करोगे। आप किस कॉन्सेप्ट को किधर मिला रहे हो? रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम एसेट डेबिट कर देते हैं, एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो एसेट क्रेडिट कर देते हैं। जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो हम एसेट की वैल्यू तो वही लिखते हैं ना, जो फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी फेयर वैल्यू है, उसके बाद अभी डिडक्शन ली नहीं तो वही फेयर वैल्यू लिख दी। जब ऐसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता है तो ऐसे रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलिए जनाब जरा और गौर फरमाइएगा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम पे आ जाओ, फिर यहां पर आओ अभी। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अभी एक्सट्रैक्ट रहता है, क्योंकि हमने इक्विटी का पोर्शन तो भी लिखा ही नहीं। पहले ये लिखने दो ना मेरे भाई, फिर मैं सारा बाद में दिखाऊंगा कंप्लीट। इक्विटी का कोई कॉलम था जो आपके क्वेश्चन के अंदर था? क्या कोई इक्विटी का कॉलम भी आपके सवाल के अंदर था? रिवैल्यूएशन सरप्लस, और वो भी व्हीकल का। 2000 खत्म होगी बात। अब व्हीकल कंप्लीट हुआ है, व्हीकल की हर बात एडजस्ट हो गई, व्हीकल कंप्लीट हो गया। अब व्हीकल की कोई बात भी नहीं रहती। मैं ये बहुत ही छोटा हो गया, लेकिन इसको दिखाने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। ये देखें जनाब, ये व्हीकल की सारी वर्किंग, व्हीकल किधर किधर आएगा, ये सारा आपका लिखा गया। ये वर्किंग है, व्हीकल हमारा कंप्लीट हो गया। नाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लांट के ऊपर, जो कि कॉस्ट मॉडल पे है। उसकी वर्किंग करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, उसकी अमोर्टाइजेशन फाइंड करेंगे, सब कुछ करते हैं। ठीक है जनाब, चलें जी। सर ये हमने रिवैल्यूएशन इस सरप्लस सवाल को आपने एक दफा दोबारा जरूर करना है। मैंने कल क्या हुआ सर, हमने ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में लिख तो दिया, तो इक्विटी में दोबारा क्यों लिखा है? यकीन जाने, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, ये स्टैंडर्ड ने कहा है।
स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने जो OCI है, OCI इक्विटी का पार्ट नहीं है, OCI बजाते खुद एक हेडिंग है, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद अब आके पहले नहीं होता था इक्विटी का पार्ट ये रिवर्स सरप्लस, अब ये रिवर्स सरप्लस इक्विटी में भी वो लिखना होता है। आपको पता तो है क्या, जब हम इक्विटी बनाते हैं तो उसके अंदर रिवर्स सरप्लस आता है, तो वो दोनों जगह आएगा, OCI भी उसकी हेडिंग है और वो पार्ट किसका बन जाता है फिर, हाँ प्रॉफिट में नहीं आएगा, तो जैसे उसका हमने बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपने आपको पता तो है जब हम रिवर्शन मॉडल के सवाल करते थे हम इसकी जगह OCI भी लिखते थे, सिर्फ इस वजह से कि हमें याद रह जाए। चले जनाब, आज वर्किंग ऑफ प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में दो, ये बहुत आसान है, प्लांट तो इंतहाई आसान है। आपके 20 नंबर पूरे होने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अब 20 नंबर में सबसे टेक्निकल बात हम खत्म कर चुके हैं, अब आगे टेक्निकल कोई बात ही नहीं रही। चेक कीजिएगा जरा, आपने 1 जनवरी 2020 को 18 को एक एसेट खरीदा 280 मिलियन का, उसके बदले 120 मिलियन आपको मिल गई गवर्नमेंट ग्रांट। हम उन दोनों को सेपरेटली रखेंगे, सवाल के अंदर बताया हुआ है 1/4/2018 से हमने स्टार्ट करना। अब प्रॉब्लम लोगों को क्या आया, ये ग्रांट तो 17 को मिली है, क्या उसे 6 महीने के लिए अमोर्टाइज करेंगे या एसेट के साथ 9 मंथ के लिए अमोर्टाइज करेंगे? तो आंसर इज 9 मंथ। हमने एसेट से रिलेटेड उसको देखना है। फिर एक शख्स ने कहा सर ये एक्सपेंस तो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं, ये वो वाला नहीं है। मेरे भाई ये रिलेटेड टू एसेट है, एसेट अभी चल रहा है, एसेट की लाइफ है 8 साल। एक्सपेंस ऑलरेडी वाले वो होते हैं कि एक्सपेंस हो चुके हैं, उस खत्म, अब उस पैसे मिले हैं, बस डायरेक्ट इनकम में लिख दो, ये वो वाली बात नहीं है। आओ जरा वर्किंग करते हैं। 1/4 कलर चेंज कर ले ताकि हर एसेट के कलर की पहचान रहे आपको। 1/4/2018 को आपका एसेट है जनाब 280 मिलियन का, और गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल गई 120 मिलियन। क्या करोगे मेरे भाई? IAS 20 वाले जरा सामने आए, शक्ल दिखाएं। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ऐसा ही है ना, वो सेपरेटली रिकॉग्निशन याद है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2018। जी मेरे भाई बताओ जरा, डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 26। और अमोर्टाइजेशन कितनी आ रही है? अमोर्टाइजेशन गवर्नमेंट ग्रांट कितना आ रहा है? 11। कुछ 0.25 कह रहे हैं, हम भी 0.25 लिख देते हैं। फिर 31 दिसंबर 2019, ये सवाल WDV वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन WDV वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन है ही कॉस्ट वाला, तो इसलिए डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ले लो। 280 को 8 पे डिवाइड करके बता दो कितना आ गया? 35। और 120 को 8 पे डिवाइड करके बता दो 15। लो मेरे भाई सवाल कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब हम लिखना है, अभी हमने सिर्फ लिखना है। ये डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस, ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये इनकम। तो चले फिर लिख लें, आ जाओ जरा। अदर एक्सपेंस में आ जाएगी डेप्रिसिएशन। हाँ जी जनाब, 2018 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 26.25। और 2019 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 35। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम
2018 में आई थी 11.525 और 15। गॉट इट। अब मुझे बताओ कॉस्ट मॉडल का कोई चीज जाएगी ओसीआई के अंदर? कॉस्ट मॉडल में कोई भी चीज ओसीआई की है ही नहीं। आओ जरा फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चलें। प्लांट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट करके बतानी है। वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, ये वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग नंबर 2। 2018 में मुझे बताओ बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बताओ जरा कितनी अमाउंट आ रही है 2018 में? तो बता दो, मुझे जाना पड़ेगा। ये देखें 280 माइनस 26.25, फिर जो आंसर आएगा -35। तो पहले 280 में से 26.25 माइनस करेंगे, फिर 35 भी माइनस करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, अलग अलग ही लिख देता हूं जी। 250 क्या है, 280 यहाँ छोटा सा वर्किंग में शो कर देता हूं -26.25। ये अमाउंट कितनी आ रही है 253.75। फिर 280 माइनस 35 भी ऐड कर दो इसके अंदर, 35 भी इसके अंदर ऐड कर दो 26.25 के अंदर। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 26 में 35 ऐड किया, सर जी उल्टा हो गया। अच्छा ये इधर लिखना था, माजरत। 253.75 और ये आ जाएगा सारे आंसर 218.75 बना रहे हैं। ये मुझे बता दो जरा उसकी, ताकि कैलकुलेशन भी नीचे लिख लें। 280 माइनस एक्यूमुलेट करके बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 61.25। लाओ जनाब, हमारा प्लांट भी हो गया, लेकिन इसके अंदर हम नॉन करंट लायबिलिटी का भी कॉलम बनाएंगे। तो आपको पता है ना, जब गवर्नमेंट ग्रांट, आप आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर ना करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग नहीं किया। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग नहीं किया। तो फिलहाल हम भी वैसे लिख देते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था तरीका कि करंट और नॉन करंट को कैसे अलग अलग करते हैं। जी जनाब 108.25 और 120 में से, या बल्कि 108.25 में से मजीद क्या माइनस कर देंगे? 15। तो ये कितना आ जाएगा? 93.75। लो मेरे भाई, आपका प्लांट का काम भी पूरा हो गया। यानी जो चीज प्लांट की एक्सट्रैक्ट में आनी थी कंप्लीट है। ये आपकी प्लांट की वर्किंग तो मैं शो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये देखें आपका प्लांट का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट है। अब ये उसकी वर्किंग, तो ये छोटी सी वर्किंग है, ये देख सकते हैं। सर हमने 8 पे क्यों डिवाइड किया? डन। सॉरी सर 8 पे क्या क्यों कह रहे हो? डिवाइड किया हमने 280 को? 280 को और 120 को 8 पे डिवाइड क्यों किया हमने? सवाल आपने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल में। लाइफ 8 साल है ना, तो 8 पे डिवाइड करेंगे। चलो जी, अब आपने देखा कि सिर्फ वर्किंग बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत थोड़ी भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें अलग अलग एसेट्स को हम करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। आ जाए जरा अगली वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3। हाँ जी जनाब,
कलर कोई चले ऑरेंज ले लेते हैं। अब आ जाते हैं, पहले तो पढ़ लेना। तीसरे नंबर पर आ जाए वेयर हाउस। वेयर हाउस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ही नहीं। 2018 के अंदर वो क्या था? 2018 के अंदर क्या था जी जनाब? 2018 के अंदर, 2018 से पहले वो 16 में था, IS 1 40 तो वो आ गया 40 में। तो याद रखें, आपको पता है हम IS 16 से IS 40 में जा रहे हैं। पहले एंट्री पास करेंगे 16 वाली। आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 80 मिलियन और उसकी फेयर वैल्यू थी 104 मिलियन। गॉट इट? और उसकी लाइफ थी 16 साल। सबसे पहला काम हम करेंगे एसेट डेबिट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 24 मिलियन से। इस अमाउंट से करेंगे 24 मिलियन से। अब वो एसेट चला गया IS 40 के अंदर। ये अभी किस डेट की बात हो रही है? 1/1/18 की। इसी डेट को ये सारी एंट्रीज पास करना जरूरी नहीं है पेपर में, आप अपनी मर्जी से सिर्फ वो बातें लिख सकते हैं जो आपको जरूरत है जिसकी। जी, एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 104 मिलियन। गॉट इट? अब आ जाते हैं 31 दिसंबर पे। आ जाए जरा 31 दिसंबर 18। 104 से वैल्यू 96 हो गई। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 8 मिलियन से। फिर 31 दिसंबर 19, वैल्यू 96 से 115 हो गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। लो जनाब। और याद रखें, अगर आपको एसेट की रिमेनिंग लाइफ बताई हो, अगर आपको एसेट की, तो आप उसके सरप्लस वैसे ही अमोर्टाइज करते जाओगे जैसे IS 16 में करते हैं हम। उसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होगा उसको वैसे ही अमोर्टाइज करते जाएंगे ओवर द लाइफ, जैसे हम IS 16 में उसको करते हैं। क्योंकि उसने उसकी लाइफ बता दी, इसका मतलब ये है कि वो जब भी लाइफ बताई होगी हम उसको अमोर्टाइज करेंगे। तो 31 दिसंबर को आप 24 को डिवाइड करोगे 16 पे, 1.5 पहले साल रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, फिर अगले साल भी 1.5 रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। पहले साल भी रिटेन अर्निंग में 1.5 चला जाएगा, फिर अगले साल भी 1.5 रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता रहे। ये वही काम करना है जो हम नॉर्मल सरप्लस के साथ करते हैं। सर ये जरा पकड़ आए, एक दफा दोबारा रिपीट इसको कर लिख लें क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। हाँ जी, दो। ये पॉइंट जरा दोबारा रिपीट कर दे। तो
जी 2018 में लॉस आया था और 2019 में फेयर वैल्यू गेन आया था। कितनी अमाउंट का गेन आया था? गेन कितना आया था? 19। ये लाइन में रेस कर देता हूं 19। बात खत्म हो गई। फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि आपको पता है जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या वो फेयर वैल्यू लॉस आता है या फेयर वैल्यू गेन आता है। गॉट इट? अब आ जाए ओसीआई के अंदर। और रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था हमारे पास किसका? वेयर हाउस का, और वो 2018 में आया था 24 का। 2018 में 24 का आया था। डन। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे हेडिंग देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऊपर हेडिंग देंगे प्रॉपर। वेयर हाउस, आपको पता है इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू पे लिख लेते हैं। 2018 में बताएं कितनी फेयर वैल्यू थी? 2018 की फेयर वैल्यू 96 और 2019 में फेयर वैल्यू 115। खत्म होगी बात। 2018 में 96, 2019 में 115। आपको पता है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उसको फेयर वैल्यू लिख देते होते हैं बस, साल के एंड। रीवैल्यूएशन सरप्लस, बल्कि हेडिंग लिखी हुई है, सिर्फ नीचे लिख देंगे वेयर हाउस। याद रखें, आपके पास किस स्टूडेंट ने कहा था कि सर मुझे 1.5 की नहीं समझ लगी थी। आपका सरप्लस आया था 24, राइट? और इस 24 वाले एसेट की लाइफ 16 इयर्स है। एसेट तो चला गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो सरप्लस का क्या करेंगे? वो वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन मॉडल में करते हैं कि इसको लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। हर साल 1.5 अमोर्टाइज होता जाएगा रिवैल्यूएशन हर साल, और ये किस में चला जाएगा? रिटेन अर्निंग में। एक्सेस डेप्थ जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ तब करते हैं जब लाइफ गिवन हो कि आपने इस सरप्लस को खत्म करना है ओवर द 16 इयर्स। ठीक होगी बात? अब क्या करेंगे? पहले साल 24 में से 1.5 माइनस करेंगे, 24 माइनस 1.5, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 22.5। अगले साल 22.5 में से 1.5 मजीद माइनस कर देंगे, अमाउंट कितनी आ जाएगी? 21। डन। हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो आई कैप ने सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर ये जो 1.5 रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया हुआ है वो नहीं शो किया हुआ। आप वो भी कर सकते हो। आप रिटेन अर्निंग इसके नीचे लिख के हर साल जो 1.5 पिछले साल रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया था और इस साल जो किया है वो कर सकते हो, बट ये चीज आई कैप के सॉल्यूशन में नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग है। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। मैं एक दफा जूम आउट करने लगा हूं और ये सवाल अब आपने दोबारा बगैर देखे करना, लाजमी करना है। मैंने कल चेक भी करना है। मैं बारी बारी ना वर्किंग अलग अलग ताकि थोड़ा सा नजर भी है आपको। ये है जनाब हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लाइन से ऊपर ऊपर।
अगर आप गौर फरमाएं, मैं थोड़ा सा इसको मजीद, ये देखें, ये एसेट, ये हो गया हमारा प्लांट, सॉरी व्हीकल, ये प्लांट हो गया, ये उसका फेयर वैल्यू लॉस या गेन हो गया, उसकी सारी बातें हमने बता दी। ओसीआई के अंदर सिर्फ दो चीजें आई थी, हमने वही बताई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में व्हीकल भी बता दिया, प्लांट बता दिया, वेयर हाउस बता दिया अलग अलग, और इक्विटी में जो जो चीजें आई, नॉन करंट लायबिलिटी में ये चीज आई कैप ने अपने सोल्यूशन में नहीं बताई, तो आप चाहे बताओ या ना बताओ। ये जी सॉरी ये वाली, ठीक है। तो ये सवाल आपने लाजमी दोबारा करना है। इसमें जो मसला आपको आएगा कल क्लास में लाजमी पूछना है। 15 मिनट हम अपनी क्लास के इसकी डिस्कशन में रखेंगे, ठीक है। और जो आपको क्लास का वो भी आपने लाजमी करना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि हमने ईद से पहले इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर करना है, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बात ही नहीं आ रही।